Hello students, today we shall study a chapter. The name of the chapter is The Old Clock Shop. This is fourth chapter of your A Pact with the Sun book. In this chapter, you'll come to know that it gives us a very beautiful message. It talks about peace on earth and goodwill for others. So let's see what is given in this chapter. आज हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द ओल्ड क्लॉक शॉप. यह आपकी अ पैक्ट विद द सन बुक से लिया गया है और इस चैप्टर में हमें एक बहुत ही सुंदर सा मैसेज मिलता है. इस चैप्टर में हम बात करते हैं कि किस तरह से अर्थ पर चारों तरफ शांति बनी रहनी चाहिए और हमें दूसरे लोगों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए. सो लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन दिस चैप्टर. इट्स क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स. यह क्रिसमस का ओकेजन है और क्रिसमस की शाम आ चुकी है और सभी लोग अपनी शॉप्स को बंद करके जा रहे थे. रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन. लेकिन ऐसे में मिस्टर रे, जो इस स्टोरी के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, उनकी शॉप अभी भी खुली हुई थी. उनकी जो शॉप है वो ओल्ड क्लॉक शॉप है, यानी कि उनकी पुरानी घड़ियों की दुकान है जो कि इस क्रिसमस ओकेजन पर अभी भी खुली हुई है, जबकि सब लोग अपने अपने घर जा रहे थे. टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर. ऐसे में दो शॉपर्स वहां पर आते हैं. शॉपर्स का मतलब होता है दो कस्टमर वहां पर आते हैं और इतने लेट आवर्स में, इतनी लेट नाइट में वो मिस्टर रे की दुकान को खुला देखकर, उनकी शॉप को खुला देखकर अंदर एंट्री करते हैं. क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड एज लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम. अ थिक white sheet of snow lay over Salt Lake City, USA. अभी क्रिसमस की शाम आ चुकी थी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया. और अब लास्ट टाइम पे जो शॉपर्स होते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर शॉपिंग करते हैं, यानी कि खरीदारी करते हैं. अब वो लोग भी अपने अपने घर जा रहे थे क्योंकि स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका था. और यहाँ पर यूएसए में एक सिटी है जिसका नाम है सॉल्ट लेक सिटी. इस सिटी में स्नोफॉल होने की वजह से चारों तरफ बर्फ की वजह से एक वाइट शीट जो है वो बिछ चुकी थी. आप देख सकते हैं पिक्चर में कि किस तरीके से सब जगह पर बर्फ जो है वो गिरना शुरू हो गई है, स्नोफॉल होना शुरू हो गया है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी. और जितने भी कस्टमर्स हैं, जितने भी शॉपर्स हैं, जो खरीदारी करने वाले लोग हैं, वो सब अपने अपने घर जाने लगे थे. येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप एज रे, इट्स ओल्ड डेफ ऑनर, वर्कड ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे. लेकिन अभी भी हम देख सकते हैं कि मिस्टर रे, जिसकी ओल्ड क्लॉक शॉप है, जिसकी पुरानी घड़ियों की दुकान है, वो अभी भी अपनी शॉप में बैठकर एक घड़ी पर कुछ काम कर रहे थे. और सभी लाइट्स जो हैं वो बंद हो चुकी हैं, सभी लोग वहां से जा चुके हैं, लेकिन मिस्टर रे की शॉप में लाइट अभी भी जल रही थी और वो अपनी किसी पुरानी घड़ी पर काम करने में बिजी थे. Having finished his work, Ray stood up and was on his way to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. मिस्टर रे ने अपना काम फिनिश किया और काम को फिनिश करने के बाद वो अभी बैक रूम की तरफ जा रहे थे. उन्होंने बैक रूम की तरफ अपना मुंह किया था कि अचानक से उनको अपनी नेक के बैक साइड में, अपनी गर्दन के पीछे की तरफ एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जो कि सामने के ही डोर के खुलने के कारण आया था. He turned to meet a last minute shopper, but his old wise eyes told him that he was not a shopper. मिस्टर रे ये देखने के लिए कि उनकी दुकान पर किसने एंट्री की है, वो मुड़कर देखते हैं और जैसे ही वो टर्न करते हैं, उनकी ओल्ड और वाइज आइज ने, यानी कि वो इतने ओल्ड हो चुके हैं, उनको इतना एक्सपीरियंस है, वो बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, तो उन्होंने ये पहचान लिया कि ये जो आदमी उनकी शॉप पर आया है, ये जो शॉपर यानी कि कस्टमर उनकी शॉप पर आया है, ये कोई खरीदार नहीं था, बल्कि उन्हें देखकर मिस्टर रे को थोड़ा सा वियर्ड फील हुआ, थोड़ा सा अजीब लगा. ही सॉ टू मैन, वन इन हिज 20s एंड द अदर क्लोजर टू 50. उन्होंने देखा कि उनके सामने दो लोग खड़े थे. एक आदमी तो 20 ईयर्स का था जो कि बिल्कुल गेट के बाहर खड़ा हुआ था और दूसरा आदमी लगभग 50 साल का था. द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर. जो 20 ईयर्स का आदमी था, जो यंग मैन था, वो दरवाजे के बाहर खड़ा रहा. द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आईज. जबकि जो ओल्ड मैन था, जो कि लगभग 50 ईयर्स का रहा होगा, वो
मिस्टर रे के काउंटर के पास आता है और उसकी आंखों में बिल्कुल भी फ्रेंडलीनेस फीलिंग नहीं थी, अपनेपन का कोई भाव नहीं था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इंसान किसी गलत इरादे से वहां आया है। Ray was able to hide his growing fear as he slowly pushed a notepad and a pencil across the counter. मिस्टर रे जो है अब वो थोड़ा सा डर गए थे, लेकिन फिर भी वो अपने इस फियर को, अपने बढ़ते हुए डर को धीरे धीरे हाइड करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने अपना एक नोटपैड और एक पेंसिल उस आदमी के सामने कर दिया, उस आदमी को दे दिया। He smiled at the unfriendly face, then pointed to his ears and shook his head from side to side. मिस्टर रे ने उस अनफ्रेंडली फेस यानी कि वो आदमी जो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं लग रहा था उसकी तरफ देखा और थोड़ा सा स्माइल किया। उसके बाद मिस्टर रे ने अपने ईयर्स को पॉइंट किया, उसकी तरफ इशारा किया और अपने सिर को हिलाया। इसका मतलब उन्होंने अपने सिर को मना करने के तरीके से हिलाया, यानी कि वो ये कहना चाहते थे कि उन्हें सुनाई नहीं देता है। वो उन्हें बताना चाहते थे कि मिस्टर रे ये बताना चाहते थे कि वो एक डेफ पर्सन है। A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad, then turned and said something to his friend. इसके बाद अचानक से उस आदमी के चेहरे के जो एक्सप्रेशंस थे, जो भाव थे, वो चेंज हो गए और वो बहुत सरप्राइज्ड हो गए, वो बहुत हैरान हो गए। इसके बाद उन्होंने नोटपैड को देखा और फिर मुड़कर अपने फ्रेंड को कुछ बोला, कुछ कहा। Ray used the chance to look closely at the man, paying attention to the shape of a gun and a restless hand in the man's right coat pocket. रे को इस दौरान ये देखने का मौका मिला कि उस आदमी का हाथ अपनी कोट की पॉकेट में था और वो आदमी ऐसा लग रहा था कि अपनी कोट की पॉकेट से किसी गन को बाहर निकालने वाला है, यानी कि मिस्टर रे को ये फील हुआ कि उसकी कोट की पॉकेट में गन की शेप की जैसी कोई चीज है और मिस्टर रे थोड़ा सा घबरा गए। Anger boiled within him, but it was kept down by an inner voice that said, "Be still." मिस्टर रे को ये देखकर गुस्सा आ गया, उन्हें थोड़ा सा अंदर ही अंदर बहुत बुरा भी फील हो रहा था, लेकिन उनकी अंतरात्मा ने, उनके मन की आवाज ने बोला कि उन्हें शांत रहना चाहिए। He wrote on the notepad, "May I help you?" For the first time, the older man looked directly at Ray and smiled. इसके बाद मिस्टर रे ने नोटपैड पर कुछ लिखा और क्या लिखा? मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? जैसे ही मिस्टर रे ने ये लिखा तो पहली बार उस आदमी ने, जो मिस्टर रे की शॉप पर आया था, डायरेक्टली मिस्टर रे की तरफ देखा और उन्हें देखकर स्माइल किया। अ क्रूअल मॉकिंग स्माइल। दे बोथ अंडरस्टूड व्हाई ही वॉज देयर, व्हाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर। अब उसकी हंसी को देखकर मिस्टर रे को लगा कि ये बहुत ही अलग तरीके से हंस रहा था, बहुत ही क्रूअल यानी कि निर्दयी तरीके से हंस रहा था और शायद दोनों को ही ये बात पता थी, मिस्टर रे को भी और वो आदमी जो मिस्टर रे की शॉप पर आया था, शायद उन्हें भी, कि वहां पर वो किसी और इरादे से आए हैं। They looked like men who were down on their luck and were now ready to try something they would later be sorry about. मिस्टर रे को लगा कि ये जो दोनों लोग उसकी शॉप पर आए थे, यानी कि एक पर्सन जो उनके काउंटर के पास खड़ा था और एक जो कि फ्रंट गेट के बाहर खड़ा था, ये दोनों के दोनों ही बहुत ही खराब हालात से गुजर रहे हैं। डाउन ऑन देयर लक का मतलब है कि उनकी हालत बहुत ख़राब है, उनके पास पैसे नहीं हैं और अब वो कुछ ऐसा ट्राई करने के लिए यहाँ पर आए हैं जिसके लिए शायद बाद में उन्हें सॉरी फील करना पड़े, बहुत ही शर्मिंदा होना पड़े। The clocks ticked on. Ray calmly wrote another message. Have you come to pick up a clock or watch? इसके बाद घड़ियों के टिकिंग की साउंड वहां पर आ रही थी और रे ने बहुत ही कामली, बड़े ही शांत तरीके से एक और मैसेज लिखा, क्योंकि मिस्टर रे जो है वो डेफ हैं और डेफ होने की वजह से वो डम भी हैं, वो कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। और यहाँ पर मिस्टर रे जब भी कोई कम्युनिकेशन करते हैं, कोई बातचीत करते हैं, तो इसके लिए वो नोटपैड का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक नोटपैड है, एक नोटबुक है जिस पर वो अपनी सारी बातें लिखते हैं, सारे मैसेजेस लिखते हैं और वो अपने कस्टमर को दे देते हैं। अब मिस्टर रे ने एक और बात लिखी, उन्होंने क्या लिखा?
हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच? आप यहाँ पर क्या कोई क्लॉक लेने के लिए आए हैं, घड़ी लेने के लिए आए हैं, कोई वॉच खरीदने आए हैं? Then he pointed to the lawn board filled with hanging cloaks, and Ray knows that his visitors are in need. He accepts an old watch in exchange for a good sum of money. इसके बाद मिस्टर रे ने उस इंसान को इशारा किया, उसको बोला कि यहाँ पर एक लोन बोर्ड है। वो उन्हें बताना चाहते थे कि इस लोन बोर्ड पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुत सारी क्लॉक्स जो है वो हैंग हो रही हैं। इसका मतलब कि मिस्टर रे जो हैं वो ओल्ड क्लॉक को लेते हैं और उसके बदले में वो उस इंसान को कुछ पैसा देते हैं जिस पर्सन को पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर मिस्टर रे उन्हें ये बताना चाहते थे कि अगर उनके पास कोई पुरानी घड़ी है तो वो उसे दे सकते हैं और उसके बदले में मिस्टर रे उन्हें एक अच्छा खासा अमाउंट दे देंगे। The message of peace and goodwill spreads everywhere as the old clock chime Merry Christmas pocket watches. अब इसके बाद एक चारों तरफ एक बहुत ही अच्छा मैसेज जो है वो स्प्रेड हो जाता है। और ये किस तरह का मैसेज है? दिस वॉज द मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल। ये एक शांति का संदेश था, ये एक अच्छाई का संदेश था जो हमें हर इंसान के प्रति रखनी चाहिए। और उसी समय जो ओल्ड क्लॉक थी उसमें से एक साउंड आती है, आवाज़ आती है और ऐसे लगता है कि वो मैरी क्रिसमस विश कर रही हैं। He was not a pawnbroker, but at the same time could not say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for anything they could get. अब यहाँ पर अगर हम मिस्टर रे की बात करें तो मिस्टर रे कोई पॉन ब्रोकर नहीं है। पॉन ब्रोकर बेसिकली कौन होता है? वो एक ऐसा पर्सन होता है जो लोगों से एज ए सिक्योरिटी कोई भी चीज़ उनकी रख लेता है और उसके बदले में उन्हें कुछ पैसा उधार देता है और उसके लिए वो इंटरेस्ट भी चार्ज करता है, यानी कि उसके बदले में वो ब्याज भी लेता है। लेकिन यहाँ पर मिस्टर रे के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मिस्टर रे एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ही काइंड है, जो बहुत ही हेल्पफुल है और वो नीडी पर्सन की हेल्प करना चाहते हैं। इसके लिए वो क्या करते हैं? वो कभी भी किसी से कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हैं, कोई ब्याज नहीं लेते हैं। वो सिर्फ ओल्ड क्लॉक्स को ही लेते हैं और उसके बदले में वो जितना भी अमाउंट, जो भी अच्छे से अच्छा अमाउंट उस क्लॉक के बदले में वो लोगों को दे सकते हैं, वो देने की कोशिश करते हैं। He loaned more than he should. They would be there when the owners wanted them back at the same price he had paid with no interest. मिस्टर रे की आदत है कि वो लोगों को हेल्प करने के लिए उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा लोन दे देते हैं। कहने का मतलब है कि वो उन्हें अच्छा खासा पैसा उधार दे देते हैं। हालांकि जो ओल्ड क्लॉक लोग उनके पास में रख कर जाते हैं उसकी कीमत उतनी नहीं होती है, लेकिन फिर भी मिस्टर रे लोगों की हेल्प करने के लिए उन्हें एक अच्छा खासा लोन दे देते हैं। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक। और मिस्टर रे जितनी भी घड़ियों को अपने पास रखते हैं और जब भी उनके ऑनर्स उनको वापस पाना चाहते हैं वो वहाँ पर आ सकते हैं और वो उनका सामान उन्हें वापस मिल जाता है एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट। और ऐसे में मिस्टर रे अपना उतना ही पैसा उनसे वापस लेते हैं जितना उन्होंने उन्हें लोन दिया था। इसके साथ में वो कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगाते हैं, उनसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, यानी कि ब्याज नहीं लेते हैं। Then the older man seemed to feel a little easier, took out his hand from the pocket and quickly looked at the watch on his wrist. इसके बाद वो जो ओल्डर मैन था, ओल्डर मैन यानी कि ये पर्सन जो यहाँ पर आया हुआ है, इसको थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ जैसे ही मिस्टर रे ने ये बताया कि वो उन्हें लोन दे सकते हैं, ठीक है, और वो उसके बदले इस ओल्ड मैन को अपनी पुरानी कोई घड़ी देनी होगी। तो ऐसे में इस ओल्ड मैन को बहुत ही ईजी फील होता है, बहुत रिलैक्स फील होता है और ये अपनी कोट की पॉकेट से अपना हाथ बाहर निकालते हैं और जल्दी से वो उन्हें अपनी रिस्ट वॉच दिखाते हैं। यानी कि जो ओल्ड मैन है ये मिस्टर रे को अपनी कलाई घड़ी दिखाते हैं, रिस्ट वॉच दिखाते हैं और ये जानना चाहते हैं कि इसके बदले उन्हें कितना पैसा मिल सकता है। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस? द मैन रॉट। और इस आदमी ने नोट पैड पर लिखा कि आप मुझे इस पुरानी घड़ी के बदले में कितना पैसा देंगे। रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम इन द ग्रे आईज लुकिंग एट हिम।
द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स। अब रे ने ये नोटिस किया कि उनके सामने जो ये आदमी खड़ा हुआ था, ये थोड़ा सा शर्मिंदा फील कर रहा था, थोड़ा सा शर्म उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी एक तरह से। और साथ ही साथ यहाँ पर मिस्टर रे को एक और बात फील होती है। उन्हें लगा कि ये जो वॉच वो यहाँ पर लेकर आए हैं, ये कोई स्पेशल वॉच नहीं है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों रे को ये लगता है कि इस वॉच के अंदर कुछ ग्रेट पावर्स हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल वॉच है ये, हालांकि देखने में वो बिल्कुल भी स्पेशल नहीं थी, उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं थी यहाँ पर, लेकिन फिर भी मिस्टर रे को लगा कि इसमें कोई जादुई ताकत है। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस। रे आस्क्ड, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट। अब यहाँ पर मिस्टर रे को लगता है कि ये एक अच्छा ऑफर है, ये अच्छा एक्सचेंज ऑफर है, क्योंकि ये जो घड़ी है ये मिस्टर रे को उनकी बैड सिचुएशन से बाहर निकाल सकती है। तो ये एक स्पेशल पावर यहाँ पर कैसे हुई, क्योंकि ये घड़ी न सिर्फ मिस्टर रे को उनकी बुरी सिचुएशन से बाहर निकाल रही थी, क्योंकि यहाँ पर मिस्टर रे थोड़ा डरे हुए थे और वो आदमी भी यहाँ पर गलत इंटेंशन से आया था, गलत इरादे से आया था, लेकिन मिस्टर रे को भी लगा कि मैं अगर इस आदमी की हेल्प करता हूँ, इसके बदले में, घड़ी के बदले में अगर मैं उसे कुछ अच्छा खासा पैसा दे सकता हूँ, तो इससे उसकी हेल्प हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो वॉच है, ये जो घड़ी है, ये दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है, दोनों के लिए ही बेनिफिट देने वाली है। इससे एक तो मिस्टर रे जो है वो, उनकी जान का खतरा नहीं रहता है, वो बच जाते हैं, और दूसरी तरफ इस आदमी की भी मदद हो जाती है। तो मिस्टर रे ने पूछा, रे आस्क्ड, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, क्योंकि इससे पहले इन्होंने ये क्वेश्चन किया था, हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, कि आप मुझे इस घड़ी का क्या प्राइस देंगे। तो ऐसे में मिस्टर रे ने पूछा कि आपको कितने पैसे की जरूरत है, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड, वट एवर इट इज वर्थ। तो यहाँ पे इस आदमी ने ये लिखा, नोटपैड पर लिखा कि जो भी इसकी कीमत है आप मुझे उतना पैसा दे दीजिए। वर्थ का मतलब है यहाँ पर कीमत। Ray reached into his cash box, pulled out a $50 note and passed it into the man's hand. इसके बाद मिस्टर रे जो हैं वो अपना कैश बॉक्स ओपन करते हैं और उसमें से $50 का एक नोट निकालते हैं और वो उस आदमी को दे देते हैं। एज दे शूक हैंड्स, रे लुक्ड इनटू द मैन्स आईज, दे सीम टू से थैंक यू। अब ये दोनों के दोनों आपस में हैंडशेक करते हैं, अपना हाथ मिलाते हैं, और उस समय मिस्टर रे इस आदमी की आंखों में देखते हैं। मिस्टर रे को महसूस होता है कि वो आदमी मिस्टर रे को थैंक्स कहना चाह रहा है। They both knew the watch wasn't worth that much. Before turning to leave, the man wrote, I will be back to pick it up as soon as I can. Merry Christmas. अब यहाँ पर दोनों को ये बात पता थी कि इस वॉच की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इसकी वर्थ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब वो आदमी वहाँ से लीव कर रहा था, जैसे वो टर्न करता है, मुड़ने लगता है, तो वो फिर से नोटपैड पर लिखता है कि वो इस घड़ी को पिक करने के लिए आएगा और वो मिस्टर रे को मैरी क्रिसमस विश करता है। The little story ended on the half hour with the clocks striking all together. और यह कहानी आधे घंटे में ही ख़त्म हो जाती है और उसके बाद सभी क्लॉक्स में से एक साथ आवाज़ आना शुरू होती है, और ये एक अच्छा साइन है, एक अच्छा सिंबल है, और इससे हमें पता लगता है कि इस अर्थ पर चारों तरफ पीस होनी चाहिए और हमारे मन में लोगों के लिए गुडविल होनी चाहिए। द टाइम पीसेस विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them. अब वहाँ पर जो टाइम पीसेस रखे हुए थे और जो वहाँ पर क्लॉक्स थी, उन जो कि हमेशा मिस्टर रे के लिए क्या होती थी, साइलेंट होती थी। कभी भी मिस्टर रे को ये नहीं पता लगता था कि वो टिक कर रही हैं, टिकिंग का साउंड उनमें से आ रहा है, लेकिन आज मिस्टर रे को लग रहा था कि वो सारी की सारी स्ट्राइक कर रही हैं, वो सारी आवाज़ कर रही हैं, उनमें से टिकिंग का साउंड आ रहा है और वो खुद उसको फील कर पा रहे थे। दो ही वॉज डेफ,
वो बिल्कुल डेफ है, उन्हें सुनाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी आज एक इतना अच्छा इंसिडेंट हुआ है और इसकी वजह से उन्हें वो सब सुनाई दे रहा था। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विद होप, और उनका ये जो स्वीट सा म्यूजिकल मैसेज है ये एक उम्मीद से भरा हुआ है, एक आशा से भरा हुआ है। और इसमें हमें क्या मैसेज मिलता है? द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, गुडविल टुवर्ड्स अदर। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि इस पूरी अर्थ पर हमें पीस को मेंटेन करके रखना चाहिए और हमें दूसरे लोगों के लिए हमेशा गुडविल की फीलिंग रखनी चाहिए, अच्छी भावना रखनी चाहिए, हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। व्हेन दे आर इन डायर नीड, जब वो बहुत ज़रूरत में होते हैं तो हमें कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। वॉज फेल्ट बाय द थ्री मैन हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, और सेम फीलिंग जो है उन 3 लोगों को महसूस हुई जो उस ओल्ड क्लॉक शॉप में खड़े हुए थे। एक तो मिस्टर रे वहाँ पर थे और साथ ही साथ 2 शॉपर्स वहाँ पर आए थे, 2 लोग वहाँ पर आए थे जो कि मिस्टर रे के सामने ही खड़े थे। उन तीनों को ऐसा महसूस हुआ कि बहुत ही अच्छा मैसेज उन्हें मिल रहा है इस क्रिसमस के ओकेजन पर। सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. Here I have given you all the question answers. From here you can write your answers. As you can see, all the 8 questions have been given here. I hope you might have understood this chapter. If you have liked this video, then don't forget to like and subscribe my channel. Have a good day. Thank you very much.